एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एचटेट टीजीटी 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी लेवल का, उसके अंदर हिंदी वाला पोर्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि जो हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से हम लोग उनमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी आगे आने वाली जो हमारी 20-30 मिनट की वीडियो बनेगी उसके अंदर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये ना सिर्फ 15 क्वेश्चन है बल्कि आपको 5 से 7 जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोग इसी के थ्रू अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का भी वेस्ट नहीं करवाती हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। क्रिया की दृष्टि से पूछा गया है, किसकी बात की गई है? क्रिया की बात की गई है। क्रिया क्या होती है? किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यही होती है ना क्रिया की डेफिनेशन। रमेश पत्र लिखवाता है। रमेश पत्र लिखवाता है यानी खुद नहीं लिख रहा है, किसी से क्या कर रहा है? लिखवा रहा है। जब कोई अपना कार्य खुद ना करके किसी से करवाता है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, बालक छत पर खड़ा है। बालक कहाँ पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, बालक कहाँ पे खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो इसके अंदर कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर्म की कोई बात नहीं की गई है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। जो अध्यापक है वो बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द्विकर्मक। तो मुझे तो यहाँ पर कोई भी द्विकर्मक क्रिया वाली कोई बात नहीं लग रही है। यहाँ पे किसी भी दो प्रकार के कर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 पे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को पता लगा कि जो मैंने 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्व किया है, जिसका सही आंसर हमारा क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। इसमें दो कर्म नहीं है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि एक द्विकर्मक क्रिया है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होता है? गलत होता है और यही हमारा क्वेश्चन की दृष्टि से सही आंसर है। तो अभी हमारे पास कौन सा टॉपिक आया? क्रिया वाला टॉपिक आया। तो जो क्रिया वाला टॉपिक है उसको हम साथ साथ में निपटाते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, कि जो क्रिया थी वो क्या थी, किसको क्रिया कहते हैं, किस क्या क्या उसके आधार होते हैं, क्या क्या उसके भेद होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं क्रिया की। क्रिया जो है वो किस धातु से बना है ये हमें पता होना चाहिए। क्रिया क्री धातु से बना है, जिसका मीन्स क्या होता है? करना। क्री धातु से बना है जिसका मीन्स क्या होता है? करना। संस्कृत की जो मूल धातु है उसके साथ क्या लग जाता है? ना प्रत्यय, तब क्या बनती है? क्रिया बनती है। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। ओके, किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो क्रिया है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, ठीक है, सेकंड है रचना के आधार पर, और थर्ड होता है काल के आधार पर। ओके, 3 तरह से क्रिया को बांटा जा सकता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। अब देखते हैं कि कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 तरह की क्रियाएं होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जो कि नाम से ही क्लियर है। अकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म होता है। ओके, नाम से ही क्लियर है। जिसके साथ कर्म प्रयोग होता है उसको अकर्मक क्रिया उसको सकर्मक, और जहाँ प्रयोग नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब आप लोग पहचानोगे कैसे? देखो, तो पहचानने का एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जहाँ पे हमें कौन एंड क्या का आंसर क्या मिले, सेम मिले। हम हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी गई होगी वहाँ से कौन एंड क्या का आंसर निकलवाने की कोशिश करें और वो आंसर हमारा क्या आए? सेम आए, तो वो हमारी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अगर कौन एंड क्या का जो आंसर है वो अलग अलग आए तो वहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए, सीमा दौड़ती है। अब हमसे पूछा जाए कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो आप देखो कौन दौड़ती है भाई? सीमा दौड़ती है। ठीक है, क्या दौड़ती है? सीमा दौड़ती है। तो दोनों का आंसर क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, यानी इसमें कोई भी कर्म नहीं है। सीमा दौड़ती है, ये वाला किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का। ओके, समझ में आया? प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, मोहित पुस्तक पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? मोहित पढ़ता है। क्या पढ़ता है?
पुस्तक पढ़ता है। दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है, यानी यहाँ इसमें क्या है, कर्म लिया गया है, ऑब्जेक्ट लिया गया है। जो किसी काम को करता है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हमारा कर्ता होता है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्म की, ऑब्जेक्ट की। तो इसमें कर्म लिया गया है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोहित पुस्तक पढ़ता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखिए, सामान्य क्रिया, क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध होता हो, वहाँ पे कौन सी क्रिया कहलाती है, सामान्य क्रिया। जैसे कि बच्चा रोया, कुत्ता भौंका, मनीष आया, यहाँ पे सामान्य बात बताई गई है। जहाँ पे सामान्य स्थिति का बोध होता हो वो सामान्य क्रिया होती है। अब देखिए नेक्स्ट आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की जब हम बात करते हैं तो जब वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त हो तो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में दो अलग अलग मूल धातु की क्रियाएं प्रयुक्त होती है। जैसे कि सीमा ने पुस्तक रख दी है, भाई पुस्तक क्या की है, रख दी, यानी दो अलग अलग क्या आ रही हैं, क्रियाएं आ रही हैं। तुम रोज खाना खाया करो, खाया भी और करो भी। जब दो अलग अलग तरह की क्रियाएं हमें दिखाई देती हैं तो वो कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। ओके नेक्स्ट देखिए पूर्वकालिक क्रिया। फ्रेंड्स आप लोग कुछ बोलते हो कि वीडियो में जो आवाज़ है वो कम आती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सच में ही कम आती है वीडियो में आवाज़। क्योंकि फ्रेंड्स मैं जो वीडियोज़ होती है वो मोस्टली या तो दोपहर में बनाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि दोपहर में भी सब फैमिली मेम्बर सो गए होते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो। और रात को बनाती हूँ तब भी सब सो गए होते हैं, और इतना कुछ है नहीं भाई अलग से बिल्कुल ही सेपरेट मेरा रूम हो। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, वीडियो जो आपके फ़ोन की जो वॉल्यूम है ना उसको अप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम किया जाता हो, ठीक है। सीमा खाना खाकर पढ़ने गई, भाई पहले खाना खाया फिर क्या गई है, पढ़ने गई है। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरा काम तुरंत हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया, एक काम की समाप्ति के बाद दूसरा काम किया जा रहा हो तुरंत, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा करके सो गई, ठीक है। मोहन पानी पीकर बाहर गया, तो ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ओके नेक्स्ट देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया भाई प्रेरणा दी जाती है, जहाँ पे कर्ता काम को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों को प्रेरित करता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि नितेश है वो योगी से पत्र लिखवाता है, राधा है सीता से खाना पकवाती है, ठीक है। आप लोग हो मुझसे क्लास बनवाते हो, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर के बनती है। जो किससे बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि से मिलकर के बनती हैं, उनको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के शब्द स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो इन शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, अपना से अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स कृदंत क्रिया। क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़ करके क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है, और उससे बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, कृदंत क्रिया कहा जाता है। जो क्रिया की मूल धातु होती है, जैसे क्रिया की मूल धातु क्या है, चल, और चल के साथ क्या जुड़ गया, ता प्रत्यय, तो क्या बना, चलता। पढ़ प्लस में ता, तो क्या बना, पढ़ता। कोई क्रिया है उसकी मूल धातु है उसके साथ जुड़ करके, जैसे कि चल जो है वो क्या है, क्रिया की मूल धातु है, उसके साथ प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। याद रखेंगे। ओके ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, आपको काम आएंगी। ओके नेक्स्ट आता है सजातीय क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु से दो क्रियाओं का निर्माण हो रहा हो तो वे सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ से
पढ़ाई भी और पढ़ी भी एक ही सेंटेंस है, जिसमें एक ही जो धातु है उससे दो अलग अलग क्रियाएं बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पे कौन सी होगी? सजातीय क्रिया होगी। समझ में आया? धातु क्या है? वहाँ पे एक ही है और वहाँ पे उससे क्रिया क्या बना दी गई? दो अलग अलग बना दी गई। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है? सजातीय क्रिया। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ईमानदारी से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मेरी क्लासेस हैं वो कैसी लग रही हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, क्या मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा है। और हाँ, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी सरप्राइज़ भी लेकर के आऊँगी। अभी तक आप लोग बोलते हो ना कि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, तो आप लोग बहुत जल्दी मुझे देखने भी वाले हो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ कि हाँ, हम लोग बिल्कुल फेस टू फेस आप लोगों से मैं इंटरेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि आप लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि महेश ने एमए की पढ़ाई पढ़ी, तो अब देखो पढ़ धातु से यहाँ पे पढ़ाई भी बन गई और पढ़ी भी बन गई। दो अलग अलग क्रियाएं आ गई, एक धातु से दो अलग अलग क्रियाएं एक ही वाक्य में आ गई, तो वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? सहजातीय क्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त की जाती है, लेकिन उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता करने के लिए दूसरी क्रिया लगाते हैं, लेकिन उसका अलग से कोई अर्थ देखें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे देखो, रोगी ने दवा पी है, तो यहाँ पे पीने की सहायता करने के लिए है को लगाया गया है, जबकि है को हम स्वतंत्र रूप से लेकर के चलते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये है क्या है? यहाँ पर सहायक क्रिया है। ओके, समझ में आ गई क्रियाएं। काल के आधार पर भेद, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। जिससे भूतकाल की बात का पता लगे वो भूतकालिक, वर्तमान काल का जो चल रहा है उसका पता लगे भविष्यकालिक, भविष्य में होने वाली बातों का पता लगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताई है। सहायक, सजातीय, किरदांत, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इन सभी को अच्छे से देख लीजिए। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है 32 नंबर क्वेश्चन। उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं। किसकी पूछी गई हैं? गै व्यंजन की। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी, लेकिन आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा नहीं, तो मैंने वो वीडियो बीच में ही ड्रॉप कर दी। अगर आप लोग चाहते हैं तो उन वीडियो को दोबारा से देखिए। वहाँ पर मैंने क्या बताया था भाई, आपको क्या याद करना है। जब उच्चारण स्थान आपको याद करवाए थे, कै, चै, टै, तै, पै, कचट, तप, ऐसे याद कर लेंगे। फिर क्या था हमारे पास? कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, ऐसे याद करना बताया था ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे मैंने आपको याद करना बताया था। तो यानी जो कै वर्ग है वो किससे बोला जाता है? कंठ से। चै वर्ग है वो तालु से उच्चारण स्थान। तो ये जो गै पूछा गया है ये किस वर्ग में आ रहा है? कै वर्ग में। तो इसका जो कंठ है वो सही हो जाएगा। तो कंठ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारों में है, तो ये तो सही हो गया। अब छांटते हैं नेक्स्ट जो हमारा आंसर हो सकता है कि भाई नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें से क्या सही हो सकता है, उसको निकालेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए नेक्स्ट दे रहा है कि वो क्या है? अघोष है। नेक्स्ट क्या है? अघोष है। तो अब आप लोग देखिए, जो गै व्यंजन है मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अघोष सघोष पढ़ाए थे आपको, अल्पप्राण महाप्राण मैंने पढ़ाए थे, तब मैंने आपको क्या बताया था? अब देखिए, अल्पप्राण में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सभी वर्ग हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, तो ये जो वर्ग हैं इनका पहला, तीसरा, पांचवा वो क्या होते हैं? अल्पप्राण में आते हैं। तो भाई जो कै वर्ग है, कै, खे, गै, घै, गै, ठीक है। तो जो कै, खे, गै, घै जो हमारा चलता है, तो जो गै है वो हमारा कौन सा है? तीसरा वर्ण है वर्ग का। जो तीसरा वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है? अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स? कंठ से बोला जाता है, अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अब आ जाओ सघोष और अघोष में, कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण किस में आता है? सघोष में। तो जो गै है उसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या बन गया? कंठ। और वही उसको और किस में आता है? वो कंठ में आता है, सघोष होता है, और क्या होता है? अल्पप्राण होता है। कंठ, सघोष और अल्पप्राण। तो जो हमारा 32 नंबर जो क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कंठ, सघोष, अल्पप्राण। ओके, समझ में आया? अगर आप लोगों ने शब्द वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद। साधवाचरण फ्रेंड्स, साधवाचरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, साधु
प्लस आचरण, तो क्या बनता है साधवाचरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 33 का 4। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही है। दर्शन, भाई हम तो माता जी के दर्शन करने गए, हमने तो देवताओं के दर्शन किए, तो दर्शन का तो दर्शन ही रहता है, दर्शनों क्या बनता है, गलत हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो अपने प्राण छोड़ रहे थे, तो प्राण प्राणु नहीं बनेगा, नहीं बन रहा ना। वाक्य में प्रयोग करके देखो तब आपको पता लगेगा। भाई प्रमुख जी ने हस्ताक्षर किए या फिर नेताजी ने हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर थोड़ी ना होता है, वो लोग हस्ताक्षर कर रहे थे, तो वो लोग, मैंने आप लोगों को बहुवचन लेकर के दिखाया तो वहाँ पे भी हस्ताक्षर ही रहता है, हस्ताक्षर नहीं होता। तो जो 4 नंबर भी क्या हो गया, जो सही युगम है वो क्या हो जाएगा, नारिका नारियों। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, यह आपका महात्म्य है। महात्म्य, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। जो महात्म्य शब्द है उसमें संज्ञा पूछी गई है। तो फ्रेंड जो महात्म्य शब्द है उसके अंदर क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई जाति दिखाई दे रही है, नहीं। कोई समूह की बात नहीं हो रही, तो जातिवाचक क्या हो गया, गलत बात हो गया। समूह भी नहीं दिखाई दे रहा। व्यक्तिवाचक, कोई पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, नो। तो हमारा क्या है, महात्म्य क्या है, एक तरीके का भाव है, भाई महात्मा वाला भाव जिसके अंदर है महात्म्य। तो हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है जानवी शब्द का पर्याय। अब देखिए जो जानवी जो शब्द है उसका पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। जो जानवी शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होता है, मंदाकिनी होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ साथ आप जानवी के और भी पर्यायवाची, मंदाकिनी के और भी पर्यायवाची नोट कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कहा जाए देवनदी, तो देवनदी भी किसका पर्यायवाची है, जानवी और मंदाकिनी का भी। आगे आपसे पूछा जा सकता है। गंगा भी किसका पर्यायवाची है, जानवी का। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी किसका है, गंगा का, जानवी का। ये सब एक बातें हैं। भागीरथी, देवपगा, सुरसरिता, देवनदी, अमर तरंगिनी, विष्णुपदी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, मंदाकिनी के, यानी गंगा नदी के पर्यायवाची हैं, जानवी के पर्यायवाची हैं। कुमुदनी किसको बोलते हैं, कुमुदनी जो छोटा कमल होता है उसको बोलते हैं। ओके, पथगामिनी जो पथ पे चलती है उसको बोलते हैं। नलनी भी कमल से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 37 नंबर क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प हमें चुनना था। ग्रस्त, भाई ग्रस्त होना, किसी चीज़ का पकड़ लेना, रोग ग्रस्त होना, रोग मुक्त हो जाना, तो बिल्कुल सही है। व्यष्टि, समष्टि, बिल्कुल सही है। आविर्भाव, तिरोभूत, ये बिल्कुल गलत है। अर्वाचीन, प्राचीन, ये भी बिल्कुल सही है। भाई मॉडर्न और ओल्ड दोनों सही है ये, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा असंगत है, क्योंकि आविर्भाव का कभी भी तिरुभूत नहीं होता है। आविर्भाव का मीन्स क्या होता है, भाई अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आकर के प्रकट होना, प्रत्यक्ष रूप से आना, वो तो क्या होता है आविर्भाव। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तिरोभाव। आविर्भाव का उल्टा क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ना कि तिरोभूत। तो इसका सही पर्यायवाची क्या होगा, तिरोभाव। ओके, नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। तो अब देखिए जो ग्रीस शब्द है वो किससे बना है, ग्री प्लस ई से बना है, ठीक है। तो व्यंजन संधि तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे क्या आ रही है हमारी ई की मात्रा, और यहाँ पे भी क्या है ई प्लस ई, यानी स्वर मिल रहे हैं, स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि की कौन सी टाइप होगी, तो कौन सी टाइप होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, दीर्घ स्वर संधि। आपको थोड़ी सी विशेषता भी बता देती हूँ स्वर संधि के बारे में। ओके, देखिए जो संधि जो होती है आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस इतना ही कर दीजिए। भाई संधि क्या होती है, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो दीर्घ संधि होती है, अगर ए प्लस आ मिल जाता है तब भी आ बनता है। अगर छोटी ई हो, बड़ी ई हो, उसके साथ छोटी या बड़ी ई मिल जाती है तब भी बड़ी ई बनता है। ऊ हो, छोटा ऊ हो, उसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी मिल जाए तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो इस सवाल में हमारा सही आंसर क्या है, दीर्घ संधि। ओके, अगर हमारा ए और आ के साथ ई मिल जाती है तो क्या बनता है, हमारा ए बनता है। और
ए और आ के साथ अगर ऊ या बड़ा ऊ मिल जाता है तो ओ बनता है, तब हमारी गुण संधि होती है। संधि की मेरी जो चैनल है उसके ऊपर ना आपको 3 वीडियो मिलेंगी। आप लोग टाइप करो एचटेट हिंदी ग्रामर संधि बाय स्टडी जर्नी वीडियो, तो मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, डिटेल में पढ़ा रखा है। आप लोग वो वीडियो जा करके देख लो, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है। वृद्धि संधि, ए और आ के साथ में ए और आई जुड़ करके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। और ए और आ के साथ जुड़ करके ओ और औ बनता है, ओ और औ जुड़ जाते हैं ए और आ के साथ, तब औ बनता है। इसी तरह से यण संधि, यण संधि में ई या फिर ऊ या फिर री इनके साथ कोई भिन्न स्वर आता है, य व रे बनता है, तब हमारा यण संधि होती है। और ए आई ओ औ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो उससे हमारा क्या बनता है, वहाँ पे कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 38 हमारा हो गया। 39 क्वेश्चन, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी शब्द किसका पूछा गया है, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का जो सटीक समानार्थी जो शब्द है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानेप्सा। ज्ञानेप्सा जिज्ञासा का सटीक समानार्थी शब्द है। उत्कंठा क्या होती है, उत्कंठा होती है लालसा, किसी चीज़ की चाह, इच्छा करना। ठीक है। जबकि जिज्ञासा क्या होती है, क्यूरियोसिटी। तो ज्ञानेप्सा किसी चीज़ को जानने की इच्छा, ये क्या होगा, जिज्ञासा का समानार्थी होगा। बाकी वांछा, इच्छा, उत्कंठा ये सब तो आपस में एक दूसरे के समानार्थी हो गए। ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसकी बात की गई है, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए विशेषण वाला टॉपिक भी आपको करवा देंगे। अब यहाँ से देखिए, प्रणव 5 किलो दूध पी गया। 5 किलो दूध पी गया, कौन पी गया, प्रणव पी गया। ओके। प्रणव 5 केले खा गया, 5 केले यानी गिन करके खाए हैं उसने, तो वहाँ पे क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। भाई केले हैं वो गिन करके खाए हैं ना, संख्या का बोध करवा रहा है। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे भी किसका बोध है, संख्या का बोध है। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे कोई मतलब हमें स्पष्ट नहीं है। जबकि यहाँ पर जो हम ये वाला देखते हैं कि प्रणव 5 किलो दूध पी गया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, परिमाण बताया जा रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 40 का 1 नंबर। ओके। नेक्स्ट देखिए, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। अब देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ निजवाचक करेंगे और कुछ निश्चयवाचक करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, सही मायने में वो इसका आंसर होगा निश्चयवाचक। भाई वह सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना वह मेरा है, तो वो क्या बता रहा है, पूरे निश्चय से बता रहा है, निश्चित है वो इस बात को लेकर के। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक। यहाँ पे निजवाचक तब होता जब वो कहता है कि सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा अपना है, तब वहाँ पे क्या होता, निजवाचक। यहाँ पे वो श्योरिटी से बता रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हम उसके साथ जाएंगे। और ऑफिशियल आंसर की में भी ऑप्शन नंबर 3 को ही सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहा है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जो तद्धित प्रत्यय है भाववाचक, तो आप यहाँ पे देखेंगे बुलावा, चचेरा, सुजन्य, लखेरा, तो इन सब में ना आपको जो भाव की जो फीलिंग है वो किससे आ रही है, सजना, सौजन्य, सौजन्य से आ रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके। अभी डिटेल में भी बताती हूँ आपको प्रत्यय के बारे में। सरसिज शब्द में कौन सा समास है, सरसिज, क्या पूछा गया है आपसे, सरसिज। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समास पहले करवा चुकी हूँ। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है आप लोगों ने हिंदी की, तो उसमें देखिए, उसमें मैंने समास करवा दिए हैं। सरसिज जो शब्द है, अगर उसको समास विग्रह जब हम करते हैं सरसिज का, तो बनता है कि तालाब में जन्म लेने वाला, सर के अंदर जन्मने वाला। सर किसको बोलते हैं, तालाब को, तालाब के अंदर जन्म लेने वाला। तो किसकी बात कर रहे हैं, तालाब के अंदर, तालाब में जन्म लेने वाला। तो कर्ता ने कर्म को करण से, जो हमारे कारक लगते हैं विभक्ति चिन्ह विग्रह करने पर, वो हमारा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे हमारा अलुक तत्पुरुष समास दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, इसको तोड़ करके देखिए अन उत्तर को। अन प्लस उत्तर, अनुत्तर। अन प्लस उपम, अनुपम। अन प्लस उद्धार, अनुद्धार।
अन प्लस गमन, अनगमन बना, अनुगमन नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इसके अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 45 जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग। तो अब ध्यान रखिए, जो विसर्ग ध्वनि है उसका जो प्रयोग है वो किसके साथ होता है, तत्सम शब्दों में। तत्सम जो संस्कृत के जैसे हों, तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे, भाई विसर्ग ध्वनि पूछा गया है, तत्सम यानी संस्कृत जैसे, और संस्कृत में विसर्ग लगते ही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर हो सकता था। हमें नहीं आता था तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने कोशिश की है कि अपने बेस्ट वे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ। आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर भी हुए होंगे। अब देखिए बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय बिल्कुल ब्रीफ में बता रही हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। प्रत्यय जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रति प्लस ए का मतलब होता है जुड़ने वाला, और प्रति का मतलब होता है साथ में, यानी उसके साथ जुड़ने वाला, उसके बाद में जुड़ने वाला। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो उसके बाद में जुड़ते हैं। ओके, अड़ना प्लस यल अड़ियल, तैरना प्लस आग तैराक। ओके, प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, आपसे काफ़ी बार डेफिनेशन पूछी गई है एस्टेट के एग्जाम में भी, जो किससे बनते हैं, क्रिया या मूल धातु से प्रत्यय बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय। जैसे कि लिखना किससे बनता है, लिख प्लस इक, और लिखना से लिख प्लस इक जो है वो क्या बन गया, लेखक। तो ये जो अक प्रत्यय है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय, क्योंकि किसके साथ लग रहा है, ये क्रिया के साथ लग रहा है। ओके, अब कृदंत होते हैं, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। अब बात करती हूँ मैं आप लोगों से तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं वो तो कृदंत प्रत्यय हो गए, लेकिन तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, जैसे सोना प्लस आर सुनार, गरीब प्लस ई गरीबी, अपना प्लस तव। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोना क्या है भाई, एक मतलब एक तरह से क्या हो गई, संज्ञा हो गई ना, तो संज्ञा के साथ जुड़ा वो क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। गरीब, गरीब भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई, उसके साथ जुड़ा वो क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। अपना, अपना क्या होता है, सर्वनाम होता है, सर्वनाम के साथ जुड़ा तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, समझ में आया। तो यही थे आज के कंसेप्ट आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। आप सभी लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग ज़रूर सक्सेस हों।